हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर क्या आया हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत समस्या रहता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स तो एकदम पक्के हैं। और ये चैप्टर आज यदि आपने इस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देख लिया तो उम्मीद मानिए, मेरा यकीन मानिए, आपको कभी भी वॉइस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि आज इस लेक्चर में जो है हम लोग टॉप टू बॉटम सारे रूल्स को कवर करने वाले हैं। एक रूल को बहुत ही गहराई से समझेंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज समझेंगे, बहुत ही बेसिक ट्रिक से सीखेंगे, जिससे आपको वो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे इसको। और आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स पक्के हो जाने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ वॉइस पढ़ने के लिए। देखो, वॉइस जो होता है ये इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं आपको आज कह देता हूं कि ये चैप्टर, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मैं इसे बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा गहराई से मैं इसे आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि ये वॉइस क्या होता है ना। तो वॉइस जो होता है इसे हिंदी में कहा जाता है आपका वाच्य। क्या कहते हैं बच्चों? तो वाच्य कहा जाता है। और आप जब इसे इंग्लिश हिंदी ग्रामर में पढ़ते हो तब भी आप इसे पढ़ेंगे कर्तरी वाच्य और कर्मवाच्य। तो उसी तरह से वॉइस क्या है, एक तरह से वॉइस के 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है बच्चों, ये होता है आपका पैसिव वॉइस। अब आपको सोचना पड़ेगा कि सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है। देखो, एक्टिव वॉइस कुछ और नहीं होता है, ये बिल्कुल वही होता है जो आपने टेंसेस में पढ़ रखा है। जो टेंसेस है वही है एक्टिव वॉइस। और पैसिव क्या है? तो पैसिव क्या होता है? एक्टिव वॉइस को ही बोलने का एक दूसरा तरीका होता है। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैं कहानी लिखता हूं। इंग्लिश में हम कहेंगे आई राइट अ स्टोरी। लेकिन इसी चीज को हम और किस तरह से कह सकते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं मैं कहानी लिखता हूं, है ना। तो ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस जो कि आपने टेंसेस में पढ़ रखा है। अब इसी को हम ऐसे कह सकते हैं क्या? कहानी लिखा जाता है मेरे द्वारा। देखो तो सेम सेंटेंस है, बस बोलने का तरीका अलग है। क्या है? मैं कहानी लिखता हूं और इसमें कहा जाएगा कहानी लिखा जाता है मेरे द्वारा। अब थोड़ा गहराई से समझो तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है। बस इसमें जो है यहां पर मैं पर ज्यादा फोकस हो रहा है और इधर जब हम लिख रहे हैं तो कहानी पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कहानी लिखा जाता है मेरे द्वारा। इसका मतलब ध्यान से समझना, इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में थोड़े से ही अंतर होते हैं, बाकी सेंटेंस एक ही होता है। अब आप सोचोगे सर हमारे डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहां होता है सर? हम पैसिव वॉइस में क्या सेंटेंस को कभी बोलते हैं? तो बिल्कुल, जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, इसका जवाब दो। जैसे कि मैं यदि आपसे पूछूं कि बाबू बताओ विद्यालय में या स्कूल्स में क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे सर स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। याद रखो, इसे आप टेंस में या जाता है करके बोल रहे हो और ये टेंस से संबंधित नहीं है। टेंस में ऐसा होता कि टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ते हैं ऐसे करके आ रहा है, तो समझ जाना कि आप इसको एक्टिव में बना रहे हो। लेकिन आपने कहा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे करके जब आप कह रहे हो तो इसका मतलब आप इसे पैसिव में यूज कर रहे हो, है ना। हॉस्पिटल में क्या किया जाता है? हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज किया जाता है ना। तो उसी तरीके से अच्छा, चोरों को क्या किया जाता है? तो चोरों को गिरफ्तार किया जाता है ना। तो ये सारे जितने भी चीजें हैं, ये जितने भी सेंटेंस में आपके सामने मैंने अभी कहा, ये सारे सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो क्या हम अपने डेली लाइफ में पैसिव वॉइस को यूज करते हैं? अब आपका आंसर हाँ होगा। इसका मतलब ये है कि इसे तो सीखना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यदि आपको ये पोर्शन समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, इसमें एक बात आपको सीख लेना चाहिए। जब मैं आपको कहूं कि ये एक्टिव वाले सेंस में आपका मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि पैसिव वाले सेंस में आपका कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। इसका मतलब जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आई जो है ये सब्जेक्ट के जगह पर है और अ स्टोरी जो है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे है। पैसिव बनाते समय कहानी इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब अ स्टोरी इंपॉर्टेंट हुआ। तो बस एक रूल आप पढ़ लो कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, ये इसका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी रूल्स को हम एक एक करके आज एकदम बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। तो एक्टिव क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल टेंसेस होते हैं। पैसिव क्या होता है? तो इसी को बोलने का एक दूसरा रूप होता है। बस इसमें क्या होता है, इसका जो इसका जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, यही इसका सब्जेक्ट बनने वाला है।
अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, यदि इसका जो ऑब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट बनने वाला है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये हुआ कि सर हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि वहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, हम इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यही जनरेट हो रहा है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलो अब समझते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें। तो आपका अगला स्लाइड कहता है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने सर, कैसे पता चलेगा कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखो मैं आज साफ साफ कह देता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मेरा यकीन मानो आप बहुत ही गहराई से सीखने वाले हैं। देखिए तो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, देखो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट पता करना हो तो आपको सेंटेंस से पूछना है क्या या किसको। इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप पूछेंगे व्हाट या तो whom, है ना। और यदि ये दोनों प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाता है तो आप समझ जाना कि आपके पास ऑब्जेक्ट पता हो गया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको कहा, एक है क्या और एक है किसको। बच्चों ये मैं आपको इतना ज्यादा गहराई से और इतना बेसिकली आपको सिखाने वाला हूं ना कि ये आपको आगे कई सालों तक आगे सीनियर क्लासेस में भी आपको काम आने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, यदि आपको क्या और किसको का रिप्लाई मिल गया तो इसका जो जवाब होगा ना बच्चों यही होगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया क्या? अब बोलो सर कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या और किसको है क्या ये? अब देखो मैं समझाता हूं। जैसे कि गोलू सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब क्या हुआ कि गोलू गाना गाता है। अब आपको क्या करना है ना कि वर्ब को रहने देना है, वर्ब को रहने देना है आपके सवालों में, और ऑब्जेक्ट को हटा करके या ये लास्ट वाले वर्ड को हटा करके और इससे क्वेश्चन मैच कर देना है। जैसे कि गोलू गाना गाता है, अब क्या करो इसको लास्ट वाले को हटा दो और सोचो गोलू क्या गाता है, गोलू क्या गाता है, गोलू रहने देना है, वर्ब रहने देना है और उसके यहाँ पे ये पोर्शन डाल देना है। तो गोलू क्या गाता है, तो इस सेंटेंस में जवाब मिल रहा है सर गाना, गाना गाता है। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो गाना है ये एक्चुअली में क्या का रिप्लाई मिल रहा है। नहीं देखो तो वापस फिर से समझते हैं, गोलू क्या गाता है, तो गोलू क्या गाता है, गाना गाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या का जवाब है ये, और यदि क्या का जवाब मिला तो ये ऑब्जेक्ट होगा। क्या आपको बातें समझ आ रही है? एकदम ध्यान से समझना है, बहुत ही बेसिकली। अब देखो आगे करते हैं, राजू विल हेल्प हर, राजू उसकी मदद करेगा। वापस से बोलो, राजू उसकी मदद करेगा। अब देखो राजू क्या मदद करेगा, राजू क्या मदद करेगा, तो क्या ये क्या का जवाब आपको लग रहा है? नहीं सर, तो इसका तो जवाब नहीं मिल पाया, क्या का जवाब नहीं मिला इसमें। दूसरा ट्राई करते हैं, राजू किसको मदद करेगा या किसका मदद करेगा, तो आपको लग रहा है ना कि ये किसको या किसका का जवाब है। तो इन दोनों में से किसी का भी जवाब आपको मिला तो समझ जाना कि ये ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया कि क्या और किसको का जो जवाब होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाले स्लाइड में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि किसमें ऑब्जेक्ट है और किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो इसमें ट्राई करते हैं। देखो बच्चों अभी हम और भी एक बात सिखाने वाले हैं, पहले आप ये करो कि ट्राई तो करो कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। जैसे कि दे डिड नॉट गो देयर, वे लोग वहां नहीं गए, वे लोग वहां नहीं गए। अब ऐसा है तो वे लोग वहां नहीं गए, अब इसको हम क्या करते हैं, क्या के साथ मिलाते हैं, वे लोग वहां नहीं गए, ऐसा हिंदी बन रहा है तो हम कहेंगे वे लोग क्या नहीं गए, लास्ट वाले टर्म को हटा करके वे लोग क्या नहीं गए। तो क्या का जवाब तो नहीं है ये देयर, ये क्या का जवाब नहीं है। वे लोग किसको नहीं गए, बड़ा बेकार सा क्वेश्चन बन रहा है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ना तो क्या ना तो किसको, किसी का भी जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सोहन प्लेज इन द फील्ड, सोहन फील्ड में खेलता है, सोहन क्या खेलता है, क्या का जवाब नहीं है, यह है इन द फील्ड, वे खेतों में खेलता है। तो लिखेंगे सोहन क्या खेलता है, इसका जवाब नहीं मिला। सोहन किसको खेलता है, ये तो भद्दा सा क्वेश्चन हुआ, तो इसका भी जवाब हमारे सामने नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, रमेश प्लेज क्रिकेट, लेकिन ध्यान देना रमेश क्रिकेट खेलता है। अब इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, रमेश क्या खेलता है, रमेश क्या खेलता है, भर रहने देना है। तो रमेश क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। इसका जवाब मिला कि रमेश क्या खेलता है, क्रिकेट। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमारे सामने ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना, मतलब रमेश ऑब्जेक्ट मतलब क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या का जवाब है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। अब देखो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं,
अब हमारे सामने ये सीखना है कि बच्चों एक और बात समझना, यदि किसी वर्ब के बाद, वापस से ध्यान से, यदि किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको आप हिंदी में पढ़ते हो सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ते हो? सकर्मक क्रिया। और यदि किसी इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां पर जो वर्ब यूज हुआ है, जो क्रिया यूज हुआ है, ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब अच्छा, इसमें यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर जो गो है ये बन जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह से देखो यहां पर जो प्ले है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो प्ले है यही बन जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा वर्ब बनेगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। अब बच्चों यदि आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई एक वर्ब का नाम ले लिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर प्ले ही है जो कि अलग अलग सेंटेंस के अनुसार कभी ट्रांजिटिव हो रहा है, कभी इनट्रांजिटिव हो रहा है। मतलब उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होगा या इनट्रांजिटिव होगा। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो इनट्रांजिटिव होगा। अब बच्चों तुमको ध्यान से एक क्वेश्चन का जवाब देना है मेरा, एकदम ऑनेस्टली, यदि आप अभी तक बहुत अच्छे से सीख रहे हो। यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तभी हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तभी हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सर एक्टिव वॉइस में जो है ना वो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, इफ वी हैव ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा तभी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट, राइट? तो यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम चेंज करेंगे, यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब होने के केस में हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इतना आपको अपने दिमाग में डाल देना है। अब बच्चों यहां से हम स्टार्ट करते हैं। टेंस के बेसिक रूल्स को आपने बहुत अच्छे से सीखा। ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये पहला फाइंड आउट करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बहुत आसानी से हम फटाफट सभी को वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम बहुत आसानी से चेंज कर लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने सीखा होगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब ता है करके, राइट? ता है करके। लेकिन जब हम पैसिव में बदलेंगे बच्चों तो क्या करना है, ध्यान सुनो। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है इससे हम क्या बना देने वाले हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब इसमें लेना होगा इज, एम, आर। और हमेशा याद रखना कि जितने पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जितने भी पैसिव वॉइस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इन सभी पैसिव वॉइस में V3 ही यूज होने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर कि पैसिव वॉइस में V3 यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाई और प्लस में ऑब्जेक्ट। बट पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाना स्टार्ट करते हैं तब तो आप बहुत आराम से इसे बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा कलर ले लिया जाए? चलो ये लेते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, राहुल कॉल्स हर। राहुल उसे बुलाता है। राहुल क्या बुलाता है? पता नहीं। राहुल किसको बुलाता है? अरे भाई उससे बुलाता है। मींस वी हैव ऑब्जेक्ट। यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करो। देखो पैसिव में कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस देखो बहुत प्यार से, बहुत आराम से बन जाने वाला है। देखिए सबसे पहली बात आपको इसे क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के जगह पे लाना पड़ेगा। अब इसको बनाने से पहले इस पर फोकस करो, बिकॉज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। हालांकि मैंने आपको पहले भी याद करवाया जब आपने टेंस पढ़ा होगा मेरे से। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों मी। क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का होता है यू। दे का होता है देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका हिम। शी का हो जाएगा आपका हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। और यदि नेम हुआ तो नेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है, मतलब नेम आपका नेम ही रह जाने वाला है। मैं आपको आज इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि आप बहुत ही प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं आप इसका, है ना? और नोट्स को कई बार आप रिवाइज करिए, देखिए आपके मुट्ठी में हो जाने वाला है ये पूरा वॉइस। देखना बच्चों, तो यदि इसके पास ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करने वाले, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब चेक करो कि हर जो है हमारा हर, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब हम इसको सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? तो शी बन जाएगा। मतलब इसे जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा शी, मतलब ऑब्जेक्ट बन चुका है सब्जेक्ट। अब आपको चुनना होगा इज, एम, आर। तो बताओ इज या एम या आर? तो सी के साथ लगता है सर इज। अब ध्यान रखना इसके साथ नहीं लगने वाला है, इसके अनुसार जो सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। तो हो गया सी, उसके बाद इज।
अब भी3, तो हमारे पास वर्ब है कॉल, तो यहां हो जाने वाला है कॉल्ड और बाई, और किसके द्वारा, राहुल के द्वारा। अब आप इसे हिंदी बोलना चाहेंगे, हमारा हिंदी होने वाला है राहुल उसे बुलाता है, और पैसिव बनेगा उसे बुलाया जाता है। सी इज कॉल्ड बाय राहुल, राहुल के द्वारा उसे बुलाया जाता है। ये आपका हिंदी हो जाता है। तो यहां पर यदि ये ता है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका हिंदी बन जाएगा या जाता है। इस तरीके से इसका पैसिव फॉर्म बनने वाला है। राइट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा बनाओ एकदम जल्दी से। सी डज नॉट हेल्प मी, यदि एक्टिव नेगेटिव हुआ तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, तो मी बन जाएगा आई। क्या बन जाने वाला बच्चों, देखो मी बनेगा आई, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद आई के साथ लग जाने वाला एम। उसके बाद यदि नेगेटिव है तो नॉट भी लगा दो, आई एम नॉट। उसके बाद भी3 क्या है, हेल्प का भी3, हेल्प्ड और बाई, और फिर आपका सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाने वाला है हर। सी का ऑब्जेक्टिव, देखो सी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाने वाला है। इस तरीके से आप बहुत आराम से बना पा रहे हो। कोशिश करो, बस एफर्ट करते रहिए, आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप कोई भी कहानी को बना सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, डू दे राइट अ स्टोरी, क्या वे कहानी लिखते हैं। तो यहां पर अब देखो ये इंट्रोगेटिव पार्ट है, देख पा रहे हैं आप। तो यदि ये इंट्रोगेटिव होगा तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा। अब ध्यान देना, यदि अ स्टोरी को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसे जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप जान रहे हैं कि बनेगा अ स्टोरी, उसके बाद इज। लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इज को पहले लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इज अ स्टोरी, है ना, इज अ स्टोरी। उसके बाद भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो भी3 क्या बच्चों, तो ये है आपका राइट का भी3 हो जाएगा रिटेन, है ना, रिटेन और बाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या था, दे था, इसे ले जाएंगे तो यहां बन जाएगा देम, है ना। देखो कितना आसान था हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना आसान है, इसका पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं सोचना है, बस इज है हमारे, याद रखना भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट समझ जाना, इसका खानदानी रूल है। क्या है बच्चों, खानदानी रूल है, बिल्कुल सही। सारे टेंसेस में आपका भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगने ही वाला है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा है। इसको पहचानते हैं कैसे, रहा है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, पैसिव वॉइस में क्या करने वाले हैं, आपका क्या हो जाने, ओहो, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा सब्जेक्ट, राइट। इज एम आर जैसे है वैसे ही रहेगा। बस आपको एक बात का याद रख लेना है बच्चों मेरे कहने पे, कि यहां पर एक्स्ट्रा आपको सोच लेना है बिंग, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बिंग, BEING, बस इतना जोड़ दो। कैसे सर, आपने पढ़ाया था कि कैसे V4 का मतलब ING वाला फॉर्म, तो यहां पर भी ING वाला फॉर्म को ऐड कर देना, बात खत्म। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वही रख देना है, एक्स्ट्रा आपको क्या ऐड कर देना है, बिंग लगा देना है। उसके बाद खानदानी वाला रूल क्या है आपका, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहां से आया है, इसका सब्जेक्ट ही बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, राइट। चलो अब इसको जल्दी से बना लो तुम लोग, बताओ क्या बना पाएंगे। देखिएगा, सी इज वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। देखो ये एक नाउन है, और नाउन या नेम ऑलवेज उसी तरीके से रहेगा, मतलब हो जाने वाला है अ मूवी। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट। अब इज एम आर ही लिखना है तो इज ही लिख देंगे, फिर बिंग लिख देना है तो हम बिंग लिख देंगे। V3 लिखना है तो वॉच का V3 होता है वॉच्ड, है ना, जो वहां V4 था उसे ही हम V3 में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा वॉच्ड, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, मतलब शी का हो जाएगा आपका, है ना। तो हिंदी में एक बार बता दूं, वह मूवी देख रही है, और यहां हो जाएगा मूवी देखा जा रहा है उसके द्वारा, नहीं तो इसका हिंदी बनता है या जा रहा है, ऐसा हिंदी बनने वाला है। तो यदि आपको हिंदी अच्छा लगता है, आप हिंदी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बनाएंगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव पार्ट है बच्चों। तो आर दे कुकिंग फूड, क्या वे लोग खाना पका रहे हैं। तो यदि हम फूड को यहाँ लाए तो उसका इंट्रोगेटिव करना पड़ेगा। फूड को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज एम आर लगेगा उसके बाद, लेकिन इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो यदि हम फूड को यहाँ लाते हैं तो फूड के हिसाब से लगेगा इज, लेकिन इज पहले लिखेंगे तो बनेगा क्या, इज फूड। उसके बाद बिंग बहुत जरूरी है, ING वाला फॉर्म है ना। तो इट इज फूड बिंग, कुक का भीतर होता है कुकड, और कुकड बाई कौन, कुकड बाई आपका सब्जेक्ट जो कि हो जाएगा देम, है ना। तो बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, अब बच्चों ये WH वर्ड वाला सेक्शन है, व्हाई आर यू ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि पहले वाई लिख देना होगा, उसके बाद जैसे आप इंट्रोगेटिव बना लेते वैसे बना दो, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो मिल्क के हिसाब से इज पहले लगेगा, तो हो जाएगा वाई इज मिल्क, और V3 हो जाने वाला है ड्रंक, और बाई प्लस
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत आराम से खत्म हो गया। आई होप आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत आराम से बन जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि आपका होता है चुका है करके या है करके आता है। सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है, एक्टिव फॉर्म ऐसा होता है। पैसिव फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं, पैसिव फॉर्म ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, यहां जैसे इज एम आर का इज एम आर था वैसे हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा। बस अब क्या ध्यान देना है, जैसे यहां पर आप V4 था ING वाला फॉर्म, तो यहां पर भी आपने ING वाला फॉर्म को लगाया, वैसे ही B का देखो B V1 होता है, V2 होता है वाज, V3 होता है बिन, V4 होता है बिंग। जैसे V4 के जहां पे आपने बिंग वाला सेक्शन लिखा, वैसे V3 के जहां पे आपको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना होगा, तो बिन जोड़ना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन याद रखना है। और इसका खानदानी रूल क्या है बच्चों, तो ये V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये तो खानदानी रूल है, बिल्कुल सही बात। ये ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, है ना। जैसे आपने ये मोटू पतलू देखते हो, उसमें होता है ना जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, वैसे सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। कितना आसान है, हाँ बिल्कुल एकदम मोटू पतलू के जैसा है। चलो देखते हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट करो। अब देखो ये है आपका चुका है, हिंदी बनता है, हिंदी क्या बनता है बच्चों, चुका है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हिंदी क्या होगा सर, चलो करके देखते हैं। ही हैज ईटन अ बनाना, वह एक बनाना खा चुका है, वह एक बनाना खा चुका है। वह क्या खा चुका है, एक बनाना। क्या का रिप्लाई मिला मीन्स वी हैव ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बनेगा अ बनाना, उसके बाद बनाना के हिसाब से हैज हैव, तो हैज लगेगा, उसके बाद आपको लगाना होगा बिन, उसके बाद V3 इट का, अच्छा ये भी V3 के पोर्शन में है, हमको V3 ही चाहिए, तो चेंज तो यहाँ बिल्कुल नहीं करेगा, तो जाएगा इटेन और बाई, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ही बनेगा ऑब्जेक्टिव केस हिम बन जाएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया, कितना आसान रूल है बच्चों, एकदम आराम से बनने वाला है। इंट्रोगेटिव है तो देम के हिसाब से हम दे लिखते और दे के बाद हैव लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो हम पहले लिखेंगे हैव, कैपिटल लेटर फर्स्ट में, तो हो जाएगा हैव दे बिन। उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, खानदानी रूल, तो V3 तो यही है, टाउट बाई। आप बता पा रहे होंगे, एकदम अंतरात्मा से आवाज उठ रहा होगा, क्या ही सब्जेक्ट है सर, तो लास्ट में हिम हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने सोचा है। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज शी संग अ सॉन्ग। अब देखो ये व्हेन है, WH वर्ड है, तो WH वर्ड में कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को शुरुआत में ही लिख दो ना, और इंट्रोगेटिव के जैसा उसको चेंज कर दो। तो इसको इंट्रोगेटिव है, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा आ सॉन्ग, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इसके हिसाब से जो हैज लगेगा ये बाद में नहीं बल्कि पहले लगेगा, तो हो जाएगा व्हेन हैज अ सॉन्ग बिन। उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, V3 संग ही होने वाला है, संग बाई, और सब्जेक्टिव केस था, सॉरी सब्जेक्टिव केस है ही, सॉरी शी, तो यहां हो जाने वाला है हर, है ना। बताइए यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये आपके कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई आना चाहिए। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपने बहुत सक्सेसफुली 3 टेंसेस को कंप्लीट किया है। चलो बढ़ते हैं अगले टेंसेस में। आज बहुत ही लंबा क्लास होने वाला है बच्चों, एकदम दिल थाम के बैठना है, लेकिन आज पूरे रूल्स को पढ़ के जाना है। देखो अगला है सिंपल पास्ट टेंस, चलो समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कहता है कि सर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब याद करो सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है V1 ऑब्लिक VY प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में बना रहा था तो इज MR लगाया। अब सिंपल पास्ट टेंस में कुछ नहीं करना है, सिंपल पास्ट टेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और जहां इज MR लगा रहे थे वहां लिख देना है वाज योर। क्या लिख देना है, वाज योर प्लस खानदानी रूल जो कि है V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है, कितना आसान है। अब इसे आप इसे कन्वर्ट करो, देखो क्या होगा। देखो राम किल्ड रावण, क्या है बच्चों, राम किल्ड रावण। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रावण है, हमारा ऑब्जेक्ट है रावण, तो हो जाएगा रावण। उसके बाद हमारा होने वाला है वाज यावर, तो रावण के हिसाब से वाज होने वाला है। उसके बाद V3 हमारा, ये V2 है हालांकि, लेकिन इसका V3 भी यही होता है, तो हो जाएगा रावण वाज किल्ड बाई राम। नहीं, इसका हिंदी कैसे बनता था, तो जाता था, सॉरी ता था करके हिंदी आता है, या तो या पर, है ना, मतलब राम ने रावण को मारा, और यहां क्या हो जाएगा, रावण को मारा गया राम के द्वारा, तो इसे हिंदी में ला सकते हैं या गया,
ऐसे करके भी आ जाएगा, या तो या जाता था ऐसे भी आ सकता है, राइट। आप सेंस को बहुत आराम से कर लेंगे एक बार आप सीख गए तो। अगला है गणेश डिड नॉट कट अ ट्री, गणेश एक पेड़ को नहीं काटा, तो जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्ट है अ ट्री, तो यहां हम लिखेंगे अ ट्री, उसके हिसाब से लगेगा वाज, नेगेटिव है तो नॉट, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, V3 कट का कट ही होता है, कट कट कट, तो कट बाई और आपका सब्जेक्टिव कैसे गणेश, तो ये भी हो जाएगा गणेश, है ना। आई होप मजा आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से बनाने में। इंट्रोगेटिव पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ नहीं करना है, आकार जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे, तो आकार देखो ऐसे लिखना था आकार, लेकिन आकार के बाद जो वाज लगेगा इसको शुरुआत में लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव पार्ट है, तो हो जाएगा वाज आकार, उसके बाद V3 परचेज का परचेज्ड, है ना, परचेज्ड बाय, सब्जेक्ट था हमारा दे जो कि बन जाने वाला है देम। इस तरीके से बच्चों ये वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट होता है, कितना आसान है, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, एकदम एनर्जी फुल बना के रखना है। हमारे सामने ऑब्जेक्ट है आपका, 1 मिनट प्लीज, हाँ ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात, जॉन बनेगा डॉन, है ना, हाँ। और जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर को इज एम आर रहने दिया, उसके साथ बिंग लगा दिया, वैसे ही यहां पर वाज वार को वाज वर ही रहने देना है, इसके साथ आपको आईएनजी वाला फॉर्म मतलब बिंग लगा देना है। उसके बाद तो खानदानी रूल है, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये तो बेसिक रूल है, सबसे शुरुआत में सिखाया। अब देखो बनाते हैं इसको, चेंज करो फटाफट, दे वर कॉलिंग अस, वे लोग हमें बुला रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हमें बुलाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा, कितना आसान है। अब देखो कन्वर्ट करो, अस क्या है भाई, अस क्या है सर, अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसे जब शुरुआत में लाऊंगा तो क्या बनेगा, वी हो जाएगा ना, और वी के साथ में वाज या वर, तो वी के साथ होता है वर, तो वी वर, उसके बाद बिंग क्या है सर, बिंग, उसके बाद V3 कॉल का बना दो ना, V3 हो जाएगा कॉल्ड बाय, और आपका सब्जेक्टिव केस बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब यहां हो जाएगा देम, तो हो जाएगा वी वर बिंग कॉल्ड बाय देम, हमें बुलाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा, कितना आसान है। अगला, राहुल वाज ईटिंग अ पिज्जा, राहुल एक पिज्जा खा रहा था, दोनों पॉजिटिव हो गए, एक काम करते हैं इसको नेगेटिव कर देते हैं, नॉट भी कर देते हैं, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी सीख पाए। क्या हो जाएगा देखो, राहुल वाज नॉट ईटिंग अ पिज्जा, राहुल पिज्जा नहीं खा रहा था, तो क्या होगा देखिएगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो बन जाएगा अ पिज्जा वाज कैसे सर, सब्जेक्ट के साथ वाज वर लगेगा, फिर नॉट भी लिख दो यदि है तो, उसके बाद बिंग भी लिख दो, वाज नॉट बिंग, और V3 इट का हो जाता है इटेन, उसके बाद हो जाएगा बाय, और सब्जेक्ट क्या है राहुल, तो ऑब्जेक्ट हो जाने वाला है राहुल, नेम चेंज नहीं करता वहां, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करते हैं। चलो, वाई वर यू बीटिंग माई सन, तुम मेरे सन को क्यों पीट रहे हो। अब देखो यदि WH वर्ड है तो WH वर्ड वैसे लिखते हैं, माई सन को यदि मैं यहां लिखूं तो माई सन सिंगुलर है, इसके हिसाब से वाज लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव पार्ट बना रहे तो पहले वाज लिखना पड़ेगा, तो वाई वाज माई सन बिंग, और बीट का V3 होता है बच्चों बीटेन, क्या होता है ना, बीटेन बाई, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट इज यू, तो यहां हो जाने वाला यू, क्वेश्चन मार्क, काम खत्म, कहानी खत्म। क्या आपको बात समझ में नहीं आया, एकदम आराम से सर, एकदम आराम से, यदि समझ में आ रहा है एकदम लिखो, नीचे लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, हलवा हो गया सर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला हमारे सामने है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें एक और खास बात, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बस दो ही टेंस पढ़ने हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव नहीं होता, और जितने आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, किसी का भी पैसिव नहीं बनाया जाता, तो सिर्फ हमें इन दोनों को पढ़ना है, टेंस खत्म होने वाला है। देखिए आपके सामने है सिंपल फ्यूचर टेंस, ये होता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट गा के साथ एंड करता है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, बिल्कुल सही बात है, जो है वही लिख देंगे, शैल या तो विल, एक्स्ट्रा सर एक्स्ट्रा बता दो ना, केवल एक्स्ट्रा है बच्चों बी, क्या है बी, केवल बी। अब इसी रूल से एक और बात सीख लो, मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, देखो इसी रूल से आपको एक और रूल सीखना है कि जब भी शैल और विल है तो आप जानते हो कि शैल और विल एक तरह से मॉडल भी होता है, क्या होता है मॉडल, किसके जैसा, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सभी के जैसा। तो बच्चों यहाँ पे यदि कैन भी रहा ना, मे भी रहा ना, तो यही रूल फॉलो करना है, बी ही लगाना है केवल एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि मॉडल का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जैसा होता है। यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी हो सकता है,
उसके साथ भी वन ही लगने वाला है, और जब आप उसका पैसिव बनाओगे ना तो उसके साथ केवल बी लगा देना, बस काम खत्म। तो इसके साथ आपका मॉडल भी खत्म हो रहा है। चलो बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस व्हाट, बी प्लस व्हाट, आपका खानदानी रूल, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कौन बनेगा ऑब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, है ना। चलो बनाओ, जल्दी से बताना है क्या बनेगा। कृष्णा विल प्रेज हिज फ्रेंड, कृष्णा अपने दोस्त की तारीफ करेगा। तो जब पैसिव बनाओगे तो क्या होगा? उसके दोस्त की तारीफ की जाएगी, उसके दोस्त की तारीफ की जाएगी कृष्णा के द्वारा, मतलब या जाएगा करके इसका रूल आने वाला है ना, ऐसा। चलो बनाओ। हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट था, यहां बनेगा हिज फ्रेंड। अब बोलोगे सर हिज फ्रेंड कैसे ऑब्जेक्ट हुआ? देखो, कृष्णा अपने दोस्त की तारीफ करेगा, तो कृष्णा क्या तारीफ करेगा? नहीं, क्या का रिप्लाई नहीं है। कृष्णा किसकी रिप्लाई करेगा? अपने दोस्त की। तो ये किसका का रिप्लाई है? तो ऑब्जेक्ट तो है, और ऑब्जेक्ट क्या है? सिर्फ फ्रेंड नहीं, उसका फ्रेंड या अपना फ्रेंड, है ना। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पूरा ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड, सब्जेक्ट हो गया। अब शैल या विल, तो हिज फ्रेंड के साथ नॉर्मली विल ही लगता है ना। फिर आपको लिखना होगा बी और V3, प्रेज को कर दो तो हो जाएगा आपका प्रेज्ड। उसके बाद हो जाएगा बाय, ऑब्जेक्ट कृष्णा है, सब्जेक्ट कृष्णा है, तो ऑब्जेक्ट भी बनेगा कौन? कृष्णा ही बनने वाला है। बच्चों एक और बात, यदि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक है। चलो, गोलू वॉन्ट हेल्प हिज फादर, गोलू अपने पिता की मदद नहीं करेगा। गोलू क्या मदद नहीं करेगा? नहीं सर, गोलू किसकी मदद नहीं करेगा? अपने पिता की। ऑब्जेक्ट को पता चल गया, ऑब्जेक्ट का पता चल गया, इसका मतलब हम लिखेंगे हिज फादर, बोला हिज फादर। अब देखो वॉन्ट है मतलब विल और नॉट का मिक्स्ड पार्ट है, कंपाउंड वर्ड है, इसका मतलब ये नेगेटिव में लिखा हुआ है। तो हिज फादर, उसके बाद शैल या विल चुनो, तो यहां हो जाएगा विल, उसके बाद नॉट भी है तो नॉट भी लिखो, उसके बाद बी भी लिखो, उसके बाद V3 भी लिखो, हेल्प्ड और बाय, सब्जेक्ट है हमारा गोलू, ऑब्जेक्ट भी बनेगा गोलू, और आपका काम खत्म, है ना। कितना आसान है बच्चों, रूल्स को केवल एक बार दिमाग में रखो, सारे काम खत्म। विल शी प्लांट द ट्रीज, क्या वो पेड़ पौधे लगाएगी? देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो द ट्रीज होने वाला है, सब्जेक्ट के जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन इसके हिसाब से जो विल लगेगा उसको शुरुआत में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बी लिखना होता है, आप जानते हो, तो हो गया ना, विल द ट्रीज बी। उसके बाद V3 प्लांट का होता है प्लांटेड, प्लांटेड बाई व्हाट? प्लांटेड बाई शी, मतलब हर, ऑब्जेक्टिव केस शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो हो गया ना, विल द ट्रीज बी प्लांटेड बाई हर, ऐसे बना देना है ना। क्या वह पेड़ लगाएगी, और यहां हो जाएगा क्या पेड़ लगाया जाएगा उसके द्वारा, बिल्कुल आसान है ना। चलो लास्ट टेंस, अब एकदम बहुत ही बढ़िया से आप यहां तक यदि टिके हैं तो लास्ट टेंस पे आप पहुंच चुके हैं, इसके लिए आपको बधाई। सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है बच्चों कि इसका पहचानने का नियम होता है क्या होता है? चुका होगा, क्या होता है? चुका होगा, है ना, या तो या होगा, ऐसा होता है। पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, शैल विल जैसे है वैसे ही रहेगा, शैल या विल जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। 1 मिनट प्लीज, हम लोगों को लगता है एक हम लोगों ने टेंस छोड़ दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, उसे कवर कर लिया जाएगा लास्ट में। देखो, तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस में बिन प्लस में V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर बिन क्यों? देखो, जहां जहां परफेक्ट टेंस सभी में बिन लग रहा है, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस टेंस सभी में बिंग लग रहा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में भी। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में आपका बिन लगने वाला है एक्स्ट्रा, है ना। अब देखिए, इसमें हम यदि बनाना चाहें तो क्या बनेगा बच्चों, बताना है आपको। आई विल हैव प्लेड द मैच, तो क्या हो जाएगा? देखिए, ऑब्जेक्ट है हमारे सामने द मैच, तो लिखो द मैच, उसके बाद विल, उसके बाद आपका हैव, उसके बाद आपका बिन। कैसे भाई? सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस बिन है ना। तो द मैच विल हैव बिन, प्ले का V3 प्लेड होगा, है ना, और प्लेड बाई, और सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव बता दोगे तो बन जाएगा मी, तो हो गया ना, द मैच विल हैव बीन प्लेड बाई मी। कितना आसान था। लास्ट, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाओ, ऑब्जेक्ट हमारा है द चाइल्ड, है ना, तो यहाँ, और ये इंट्रोगेटिव है तो द चाइल्ड के हिसाब से बच्चों, द चाइल्ड के हिसाब से विल शुरुआत में लगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। तो विल द चाइल्ड हैव बिन, है ना, हैव बिन
उसके बाद V3 है सेव्ड, तो वही हो जाएगा सेव्ड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है राम, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा राम। आराम से समझ में आ रहा है? चलो लास्ट टेंस, व्हाई विल दे हैव कट द केक। अब इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं WH वर्ड बन रहा है, तो WH वर्ड को पहले लिख दो, बाकी को इंट्रोगेटिव के साथ चेंज कर दो। तो द केक यदि हम सब्जेक्ट बना दें तो द केक तो ऐसे ही नहीं आने वाला ना, इसके साथ जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो यहाँ बीच में आएगा। व्हाई विल द केक हैव बीन, उसके बाद V3 है आपका कट बाय, ऑब्जेक्ट दे है, सॉरी सब्जेक्ट दे है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाने वाला है देम, क्वेश्चन मार्क के साथ ये सारा आपका लास्ट करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और टेंस जो हमने छोड़ रखा है गलती से, चलो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा टेंस होने वाला है, ये टेंस हमारा कौन सा होने वाला बच्चों? तो ये टेंस हमारा होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपका नया टेंस एक छुटा हुआ पार्ट है, कोई बात नहीं। देखिए हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, चुका था के साथ में हम इसे पहचानते हैं। अब क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं करना है सर, इसका पैसिव वॉइस सोचो, पैसिव वॉइस सोचना है आपको। तो पैसिव वॉइस क्या होगा? देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, हैड का भी हैड होगा, और जहां जहां परफेक्ट वहां वहां बिन हमने एक्स्ट्रा लगाया है, तो हो जाएगा बिन प्लस खानदानी वाला रूल V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसे कि सीता हैड कुक्ड अ डिलीशियस डिश। ओह 1 मिनट प्लीज, डिलीशियस डिश मतलब सीता ने बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाया है, सॉरी बनाया है नहीं, बनाया था या बना चुकी थी, ऐसा कुछ होगा। तो यदि हम इसे बनाना चाहें तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, सोचो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या ऑब्जेक्ट एक ही वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? देखो हम समझते हैं सीता ने एक डिलीशियस डिश पकाया था या पकाई थी, तो सोचो सीता ने क्या पकाई थी और डिलीशियस डिश, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा हमारा ऑब्जेक्ट रहने वाला है। तो यदि हम इसे पैसिव बनाए तो कैसे बनेगा बच्चों? सोचो तो, आ डिलीशियस डिश को शुरुआत में ले आते हैं तो हो जाएगा अ डिलीशियस डिश। अब देखो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, अब हैड लगाना है तो हैड लगा दो, फिर बिन लगाना है तो बिन लगा दो, फिर V3 लगाना है तो V3 यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब ये चेंज नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा कुक्ड, है ना। और बाई और प्लस में सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा सीता है, नाम कभी चेंज नहीं करता, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो क्या आप इसको बहुत आराम से नहीं बना पाए? एकदम आसान था, हमने पढ़ा ऐसे रूल्स को। चलो लास्ट को एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही देता हूँ। देखो जैसे कि ऐसा हो, वाई हैड यू टीच का V3 टाउट, वाई हैड यू टाउट हिम, तुमने उसे क्यों पढ़ाया था। तो ऐसा यदि हो तो पैसिव कैसे बनाओगे? यदि WH वर्ड हो वैसे ही लिखो, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, तो ये बनेगा ही, लेकिन ही से पहले आपको हैड लगाना होता है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा वाई हैड ही, V3 होगा आपका, सॉरी बिन 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 नहीं भूलना है। उसके बाद V3 आपका होने वाला है टाउट बाय, हमारा सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, यू ही होता है। इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस बचे हुए सारे टेंसेस को आपने बहुत ही सक्सेसफुली कवर किया है। एनी डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन बच्चों वॉइस यहीं पे खत्म नहीं होता है, वॉइस को यदि बहुत गहराई से आपको पढ़ना है तो आपको कुछ और रूल्स पे आपको नजर दौड़ाना होगा। तो आइए थोड़ा से और मेहनत करके हम सीख ही लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक है आपका हु वाला रूल। अब लोग सर हमने तो बहुत ही अच्छे से WH वर्ड को कवर किया है, तो हु स्पेशल क्यों है? देखो मैं समझाता हूं। देखिए क्योंकि ये उसके जैसा नहीं बनता जैसा आप सोचते हो। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? तो हुम होता है। अब बोलोगे सर आपने ये बता दिया, अब तो बहुत आसान हो गया। मतलब ये सर कि यदि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से V5 लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, यू बन गया सर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस मुझे याद है कि इज एम आर लगाते हैं उसके बाद, तो यू के बाद आर लगेगा सर। उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब V3 हो जाएगा टीच का टाउट बाई, और ये जो हु है इसका ऑब्जेक्टिव केस हम कर देंगे सर हुम, और ये बन गया आपका
पैसिव वॉइस। लेकिन बच्चों ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि चूंकि ये WH वर्ड है तो ये वाले पोर्शन को आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा। तो बनेगा क्या? बाय हुम। और जब बाय हुम एक WH वर्ड के जैसा आ रहा है तो बाकी का पार्ट इंट्रोगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो बचा क्या? यू आर टाउट। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा आर। पहले क्या लिखना पड़ेगा? आर। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट का हिसाब से। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट तो यू ही रहेगा और इसके हिसाब से आर लगेगा। तो बाय होम आर यू और V3 हो जाएगा टाउट। ये आपका बना सही सेंटेंस। देखा? इसलिए यू को अलग से पढ़ना पड़ता है ना? चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको मजा आ जाएगा। वाटर है ना, यहाँ है हु ब्राउट वाटर, किसने पानी लाया? और ब्राउट क्या होता है बच्चों? तो V2 होता है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। तो हम पहले हु को चेंज कर देते हैं बाय हुम, है ना? अब टेंस के अकॉर्डिंग वाटर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगना चाहिए? तो वाटर के साथ सर, इसके साथ यदि V2 है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें आपका लगता है वॉज, तो हो जाएगा बाय हुम वॉज वाटर, V3 हो जाएगा ब्राउट। ब्राउट का V3 ब्राउट ही होता है। तो इस तरीके से आपने बहुत आराम से बनाना सीख लिया है। चलो एक और देखते हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। हु विल क्लोज द डोर, कौन दरवाजा लगाएगा? देखो बच्चों, हु को चेंज करें, क्या बनाएंगे? बाय हुम, ठीक है ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द डोर, उसको सब्जेक्ट बना दो तो हो जाएगा द डोर। लेकिन द डोर से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसके साथ जो शैल और विल लगता है वो तो लगाए, यही नहीं लगाना है, अब इसके अनुसार लगाना है। तो हो जाएगा बाय हुम विल द डोर। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको याद होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्स्ट्रा आपको ऐड करना होता है बी। क्या ऐड करना होता है? तो हो जाएगा बी, उसके बाद लास्ट में V3, क्लोज का V3 हो जाएगा क्लोज्ड। क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। इस तरीके से आपने हु को भी बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यदि नहीं है दिक्कत तो अभी लिखो कमेंट बॉक्स में, सब कुछ हलवा है सर, सब कुछ हलवा है। चलो अब बढ़ते हैं अगले रूल आपसे कहता है डबल ऑब्जेक्ट। यदि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही खेला कर रहे हैं, यदि सारा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होने वाला है, तो क्या किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते सर? और यदि दो दो हुए तो क्या उसके दो दो पैसिव बनेंगे? तो मैं आपको कहता हूं यस, उसके दो दो पैसिव बनाए जा सकते हैं। आइए समझते हैं इसके दो पैसिव कैसे हैं, पहले ये समझो। देखो, गणेश गेव हिम अ गिफ्ट, गणेश ने उसे एक गिफ्ट दिया। अब सोचो बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है क्या और किसको का जवाब, है ना? तो गणेश ने उसको एक गिफ्ट दिया, गणेश ने उसको क्या दिया? अ गिफ्ट। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या का जवाब है? यस सर, ये क्या का जवाब है। गणेश ने उसको क्या दिया? अ गिफ्ट। तो ये क्या का रिप्लाई हुआ? तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, गणेश ने गिफ्ट किसको दिया? तो किसको का भी जवाब है ये। ध्यान से समझना है, मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया कि क्या और किसको दोनों का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। तो यदि मैं इसे कहूं कि गणेश ने उसे क्या दिया? अ गिफ्ट, तो क्या का रिप्लाई? ऑब्जेक्ट बना। गणेश ने गिफ्ट किसको दिया? उसे, तो ये भी ऑब्जेक्ट बना। मीन्स वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। If we have two objects in this sentence, then the objects can also be divided into two parts. First is indirect object and second one is direct object. देखो, अब जब भी सेंटेंस आपके सामने दो हो, दो ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई हो जाए, तो याद रखना एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर पहचानेंगे कैसे? देखो, हिम जो होता है, हिम वो किसी इंसान के लिए यूज करते हैं। तो जब भी कोई जिंदा जीवित प्राणी के लिए यदि ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो ये इनडायरेक्ट होता है। और यदि कोई ऐसा हो जो कि नॉन लिविंग थिंग की तरफ इशारा कर रहा हो तो ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। राइट? समझ में आ रहा है? देखो, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें? पैसिव वॉइस में। देखो बच्चों, यदि हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं ना? बिल्कुल सर, किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक काम करो ना, इसको सब्जेक्ट बनाओ। यदि इसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हिम को सब्जेक्ट बनाने पे बनता है ही। क्या बनता है? ही। तो हो जाएगा ही, और गेव जो है वो V2 है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो ही के साथ लगेगा वाज। जाके देखो सिंपल पास्ट टेंस, वाज वर एक्स्ट्रा लग रहा था ना ऑक्सिलरी वर्ब, तो हो जाएगा ही वाज V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो V3 था हमारा, गेव का बनेगा गिवन। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको नहीं लगता है कि बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसे यहां लिख दिया जाए?
क्योंकि सिर्फ इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, तो ये ऑब्जेक्ट जो बचा है उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख दिया जाता है। तो ऐसा हो गया ना कि ही वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय गणेश, बाय गणेश, उसे एक गिफ्ट दिया गया गणेश के द्वारा। अब बोलोगे सर ये तो हमको समझ में आ गया, अब आप हमको ये बताइए कि दूसरे वाले को हम कैसे बनाएंगे। आ गिफ्ट को यदि हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा आ गिफ्ट, वापस से वही was गिवन, और एक बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसे यही लिख दो ना, यही लिख दो हिम, उसके बाद बाय, उसके बाद गणेश। लेकिन बच्चों ये गलत है, इसमें थोड़ा सा आपका त्रुटि है। कैसे, देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया। देखो जब भी याद रखना कि जब भी हम पैसिव वॉइस में यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में छोड़ देते हैं, तो उससे पहले आपको टू प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, टू प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है। मतलब बनेगा क्या, अ गिफ्ट वाज गिवन टू हिम बाय गणेश, अ गिफ्ट वाज गिवन टू हिम बाय गणेश। कितना सिंपल है ना। अब देखो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो नो प्रॉब्लम, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हम दोबारा बनाते हैं। चलो इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन कहता है राकेश टेल्स मी अ स्टोरी, राकेश मुझे एक कहानी बताता है। तो सोचो यहां पर राकेश मुझे क्या बताता है, अ स्टोरी, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको बताता है, मुझे, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले आप इसे लेकर के या इसे लेकर के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाओ। तो मी बनेगा सब्जेक्टिव केस में आई, टेल्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसमें इज एम आर लगाया जाता है, तो आई के साथ लगाएंगे हम एम, आई एम, V3 हो जाएगा टोल्ड, क्या भाई टोल्ड क्या, अ स्टोरी, जो बचा हुआ एक है उसको यही लिखो अ स्टोरी, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, राकेश का ऑब्जेक्टिव केस राकेश ही हो जाने वाला है ना। तो इस तरीके से हो गया आई एम टोल्ड अ स्टोरी बाई राकेश। अब बच्चों ये सोचो कि अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, चलो बनाओ, हो जाएगा क्या, अ स्टोरी, उसके बाद देखो आई के साथ है लेकिन अ स्टोरी के साथ हो जाएगा इज, अ स्टोरी इज टोल्ड। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो सिर्फ मी नहीं टू मी, क्या होगा, टू मी, तो हो जाएगा अ स्टोरी इज टोल्ड टू मी बाई राकेश, बाई राकेश। कितना आसान सर, इतना आसान, हाँ इतना आसान, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आप मुझ पे यकीन करिए, आप वॉइस के एक एक गुर्दे को आप बहुत आराम से याद कर रखेंगे, है ना। प्रैक्टिस ही है जो आपको शानदार बना सकता है। चलो, मिस्टर शर्मा टीचर्स मी इंग्लिश, मिस्टर शर्मा मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो देखो मिस्टर शर्मा यदि मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश हो जाने वाला है सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी हो जाने वाला है सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो यदि हम मी को लेकर के बनाते हैं और टीचर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हो जाएगा वापस से आई, मी को यदि हम सब्जेक्ट बनाए तो हो जाएगा आई के साथ एम, उसके बाद आई एम V3 हो जाएगा आपका टाउट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट को यहीं लिख दो इंग्लिश, है ना। उसके बाद बाई मिस्टर शर्मा, बाई मिस्टर शर्मा जी, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहा हूं, आगे क्या है, यदि हम इसको लेकर के बनाते हैं, किसको लेकर के बनाते हैं सर, तो इसको मी को लेकर के यदि हम बनाते हैं तो बनेगा मी, मतलब सॉरी मी को लेकर के तो हमने बना रखा है, तो यदि हम इंग्लिश को लेकर के बनाते हैं तो हो जाएगा क्या, इंग्लिश के साथ इज लगा दो ना, तो हो जाएगा इंग्लिश इज टाउट। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचे तो यहाँ पे टू के साथ लिखते हैं, टू मी, उसके बाद बाई मिस्टर शर्मा, क्या होगा, बाई मिस्टर शर्मा। तो इस तरह से आपने बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो डबल ऑब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से सीखा है बच्चों, और इस तरीके से आप लोग एकदम बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। यदि आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आपका टारगेट एकदम फिक्स है, और हमारा टारगेट भी बिल्कुल साथ में है आपके। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और रूल्स हमें सीखना है इस चैप्टर में। देखो अब ज्यादा नहीं है, हम लोग बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, और ये स्लाइड ऐसा होने वाला है जो कि आपको कुछ नया सिखा सकता है। देखो इसके बाद हम लोग थोड़े से और कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, और फिर आप बिल्कुल फ्री है इस चैप्टर को अपने से बनाने के लिए। देखो हमारे पास रूल क्या है, रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो इंपेरेटिव सेंटेंस पे थोड़ी चर्चा हो जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर, ये तो पहली बार सुना सा लग रहा है ना, मतलब पहली बार हम सुन रहे हैं, सुना सा कैसा लग सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं बच्चों जो ऑर्डर दिखाता हो, ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट दिखाता हो, ध्यान से सुनना, कमांड को शो करता हो, ध्यान से सुनना चाहिए आपको, और सजेशन को दिखाता है।
सर ये क्या क्या लिख रहे हो आप? देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन को शो करता है ना? जैसे मैं आपसे कहूं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। अरे सचमुच खड़े हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको ऑर्डर जो कर रहा हूं, है ना, इसे ऑर्डर नहीं समझना, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये ऑर्डर है। तो ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना? मैं कहता हूं बैठ जाओ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैं कहता हूं प्लीज 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 उसकी मदद कर दो या मेरी मदद कर दो, ये रिक्वेस्ट है। एंड रिक्वेस्ट जो होता है ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। पहचानेंगे कैसे सर? हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? देखो, इसको पहचानने का रूल ये है बच्चों कि हमेशा ऑलवेज इंपेरेटिव सेंटेंस V1 के साथ स्टार्ट होता है, हमेशा वर्ब के साथ सीधा शुरू होगा। जैसे देखो, ब्रिंग अ बॉटल, एक बॉटल लाओ, तो एक बॉटल लाना, ये ऑर्डर के साथ हम जब कहते हैं तो ये हो गया आपका ऑर्डर। बच्चों ये क्या हो गया? आपका ऑर्डर हो गया। चलो आगे समझते हैं। कम यहाँ आओ, ये भी क्या आपको लग रहा होगा? एकदम सर ये भी तो ऑर्डर ही लग रहा है ना? आगे, प्लीज हेल्प द गर्ल, कृपया उस लड़की की मदद कर दो, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। ये आप किसी के प्रति रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। आगे, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो, ये आपके लिए सजेशन है। ये क्या है? आपके लिए सजेशन है या एडवाइस है। तो यदि आपको इतनी बातें समझ में आ गया है, आप इसे इस तरह से आप छाट पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने इंपेरेटिव सेंटेंस को सीख लिया है। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ देखो तो V1 से स्टार्ट है, यहाँ देखो V1 से स्टार्ट है, यहाँ तो सर गड़बड़ हो गया, ये तो प्लीज के साथ आ गया। नहीं बच्चों, देखो प्लीज इसलिए आया है ना ताकि ये बता सके कि ये रिक्वेस्ट है, बाकी इसका कोई विशेष काम नहीं है। सोचो ना, यदि प्लीज नहीं होता तो कैसे होता? हेल्प द गर्ल, है ना? मतलब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं हेल्प द गर्ल, चलो लड़की की मदद करो, ये तो ऑर्डर भी हो सकता था। इसीलिए ये प्लीज आता है ना, तो ये हमारे थोड़े से जो बोलने का स्टाइल है इसमें एक पोलाइटली एक टोन जोड़ देता है, और हम कहते हैं प्लीज हेल्प द गर्ल, ये रिक्वेस्ट को शो करता है ना? तो इस तरीके से ये मेन बात नहीं है, मेन पार्ट तो ये है, V1 से स्टार्ट हुआ। एंड डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो, ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन स्टार्ट तो है V1 से ही, बस नेगेटिव बनाने का तरीका है। याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डोंट यूज करते हैं, ठीक है ना? अब सर ये मेन मुद्दा नहीं है ना, हमको तो पढ़ना है सर इसका पैसिव वॉइस। देखो बच्चों, पैसिव वॉइस को बनाने के इसके दो तरीके हैं। चलो आज मैं सिखाता हूं दोनों तरीके। सबसे पहला पैसिव वॉइस जो बनाया जाता है वो ऐसे बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यदि ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर्ड V3 के फॉर्म में, है ना? रिक्वेस्ट हुआ तो रिक्वेस्टेड, सजेशन हुआ तो सजेस्टेड, कमांड हुआ तो कमांडेड, एडवाइस हुआ तो एडवाइज्ड, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना? तो यू आर, उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद आपको लिखना है टू। क्या लिखना है बच्चों? टू। अच्छा, यदि यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो पहले आपको लिखना होगा नॉट, रहा तो ठीक, नहीं रहा तो नहीं, उसके बाद टू, उसके बाद जो V1 और ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, बस वही। दूसरा रूल कहता है कि आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, लेट सब्जेक्ट बी प्लस V3, बस। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहां से आपके माथे में, आपके दिमाग में एक चीज तो दौड़ना पड़ेगा, है ना? दौड़ाना पड़ेगा आपके दिमाग को, और सोचना पड़ेगा कि सर इस रूल में हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, इस रूल में कहीं सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो यदि इस रूल में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब एक्टिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यदि ऑब्जेक्ट हुआ वही तो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनेगा, राइट? इससे एक बात क्लियर है, यदि हमारे एक्टिव में ऑब्जेक्ट हुआ तो हम इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, और यदि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो सिर्फ फर्स्ट रूल से ही हम बना सकते हैं। क्या आपको मेरी बातें आपके दिमाग में, आपके मगज में अच्छे से उतरा? मैंने क्या कहा? यदि ऑब्जेक्ट हुआ एक्टिव में तो दोनों रूल से बनाओ, यदि नहीं हुआ तो केवल फर्स्ट रूल से बनाओ, बस इतना समझो। आगे देखते हैं, बनाओ। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? पहले ये फाइंड आउट करो, पहले फाइंड आउट करो कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखो बच्चों, ये है ब्रिंग अ बॉटल, एक बॉटल लाओ। क्या लाओ? एक बॉटल। तो क्या का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इसमें है। कम हियर, यहां आओ। क्या आओ? नहीं पता। किसको आओ? नहीं पता। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या है सर? ये अदर वर्ड की कैटेगरी में आता है। बनाते कैसे हैं? यदि इसमें ऑब्जेक्ट है तो दोनों रूल से बना सकते हैं, तो बना दो। यू से भी बनाओ, क्या होगा? यू आर, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, यू आर, 1 मिनट प्लीज, यू आर ऑर्डर्ड टू, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो पूरा लिखा है वैसे लिख दो ना, टू ब्रिंग अ बॉटल, टू ब्रिंग अ बॉटल। कितना आसान है सर, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल पीछे से भी आसान है।
दूसरा रूल क्या कहता है, लेट बनाओ ना, लेट और सब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही तो बनेगा सब्जेक्ट, मतलब लेट अ बॉटल बी लिखना है, फिर भीतरी, ब्रिंग का भीतरी क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ब्राउट, क्या होता है बोलो, ब्राउट होता है ना। इस तरीके से आपने इंपेरेटिव सेंटेंस को बहुत आराम से बनाना सीख लिया है। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है सर, ये तो अदर वर्ड है, तो यदि नहीं है तो किस रूल से, फर्स्ट वाले रूल से। तो बनेगा कैसे बोलो, हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, बस जरूरत ही नहीं है सेकेंड रूल का, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेकेंड रूल नहीं बनाएंगे, तो ये सिर्फ इससे बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको बना लेते हैं। देखो ये कैसे बनेगा, ये है प्लीज हेल्प द गर्ल, कृपया उस लड़की की मदद कर दे। क्या मदद कर दे नहीं पता, किसकी मदद कर दे, उस लड़की की, मतलब ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट हुआ तो हम दोनों रूल से बनाएंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बनाओ, सबसे पहले यू वाले हेल्प से बनाओ, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सीधा V1, यहां पर नहीं सोचना है, टू हेल्प द गर्ल, टू हेल्प द गर्ल, ऐसे आपका बन जाने वाला है। दूसरा रूल कैसे बनाएंगे सर, तो दूसरा रूल ऐसे बनाएंगे, देखो लेट, फिर ऑब्जेक्ट जो है लेट द गर्ल, उसके बाद बी, उसके बाद V3, हेल्प का V3 हेल्प्ड, और इस तरह से आपने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है डोंट डिस्टर्ब हिम, कृपया उसकी मदद, सॉरी उसे डिस्टर्ब मत करो, उसकी सॉरी क्या डिस्टर्ब नहीं करो नहीं पता, किसकी डिस्टर्ब मत करो, किसको डिस्टर्ब ना करो, उसको। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, दोनों से बनाओ, हो जाएगा यू आर सजेस्टेड, क्योंकि सजेशन है, यू आर सजेस्टेड, और देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे ना यहाँ पे ऑर्डर के बाद, या सजेस्टेड, तो यहाँ सजेस्टेड के बाद हो जाएगा यू आर सजेस्टेड नॉट टू, V1 है हमारा डिस्टर्ब हिम, बहुत आसान। और एक और रूल है जो है वो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यू तो हो गया लेट के साथ, लेट ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा ना, उसके बाद बी हो जाएगा ना, लेट ही बी, ओ सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, लेट ही नॉट बी, पहले नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हो जाएगा लेट ही नॉट बी क्या डिस्टर्ब्ड, V3, लेट ही नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ऐसा बनेगा बच्चों। तो इस तरीके से आपने इंपेरेटिव सेंटेंस को भी बहुत ही बढ़िया से आराम से आपने सीखा है, और बहुत ही लल्लू सा चैप्टर है ये, और आपको बहुत ज्यादा मक्खन हो गया होगा, एकदम हलवा हो गया होगा, है ना। चलो अब लास्ट टॉपिक पे आप एकदम 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 अंतिम पायदान पे आप पहुंच चुके हैं, अपने शिखर के, अपने टारगेट के एकदम लास्ट पोजीशन पे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए, एग्जाम में कहां से कोई पूछ देता है ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, अपने टारगेट को कंप्लीट करना ही हमारा परम धर्म है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कैसा है, देखो समवन स्टोल माई पेन, सबसे पहले बात करना है कि ये V2 है सर, सिंपल पास्ट टेंस है, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब बच्चों सोचो, जब भी हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहां पे आपको सोचना पड़ेगा ना कि मेरा पेन, समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। अब सोचो तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, मेरा कलम चुरा लिया गया किसी के द्वारा, ये मजा नहीं आया सर, कि मेरा कलम चोरी हो गया, ये तो हम बोल देते हैं कि मेरा कलम चोरी हो गया, है ना, लेकिन मेरा कलम चोरी कर लिया गया किसी के द्वारा बोलना जरूरी है क्या, ये किसी के द्वारा हम क्यों बोल रहे हैं, वो तो कोई एक डेफिनेट सब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहां पर बाई प्लस समवन लिखना आवश्यक नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना चाहिए माई पेन, और V2 है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज लगा देंगे, माई पेन वाज, V3 हो जाता है आपका स्टोलन, और यहां बाई प्लस समवन ये लिखना आवश्यक नहीं है। याद रखना कि यहां पर बाई प्लस समवन ये लिखना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है आपका ऑब्जेक्ट, तो बाई प्लस समवन लिखना आसान, सॉरी मतलब ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। आप सोचो ना, हिंदी में आप बोलते हो क्या, मेरा कलम चुरा लिया गया किसी के द्वारा, नहीं, हम सिर्फ कहते हैं मेरा कलम चोरी हो गया बस। तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे केसेस में नहीं लिखे जाते। चलो द टीचर टीचर्स रोहन, यहां पर भी सोचो, जब कोई ऐसा काम हो जो किसी उसी के प्रोफेशन के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो यहां पर भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, मतलब हो जाएगा रोहन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज लिखेंगे, रोहन इज, V3 हो जाएगा आपका टाउट, और बाय द टीचर लिखना आवश्यक है क्या, नहीं, जाहिर सी बात है कि रोहन को यदि पढ़ाया जा रहा है
या पढ़ाया जाता है तो किसी टीचर के द्वारा ही पढ़ाया जाता होगा, ये अंडरस्टूड है। तो जब भी किसी के प्रोफेशन के साथ ये जुड़ा हुआ हो तो हम बाई प्लस टीचर हम यदि नहीं भी लिखे ना तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, लिख देते हो तब भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हमें जरूरत है बस यहीं तक का, है ना। आगे, द पुलिस अरेस्टेड हिम, जाहिर सी बात है अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस ही करेगी, प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा ही। अब देखो अरेस्टेड V2 है, सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे तो वाज लगेगा ना, ही वाज अरेस्टेड, बस उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब यदि हम ऐसा कहते हैं कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो मेरे दिमाग में ये अंडरस्टूड होता है कि पुलिस ने ही गिरफ्तार किया होगा, इसीलिए यहां तक काफी है, बाय द पुलिस लिखना आवश्यक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आपका आंसर होना चाहिए ही वाज अरेस्टेड, बस उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोचो, तो इस तरीके से आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट। देखो, यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जो देयर से स्टार्ट होता है, जैसे कि देयर इज अ वर्क टू डू, एक काम है करने के लिए, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सॉरी इसको कैसे पैसे में बनाते हैं, देयर इज अ वर्क, और बस इसको चेंज करते हैं, टू डू है इसको हम लिखेंगे 2 + B3 टू बी डन, बस हो गया। देयर इज अ वर्क, सॉरी वर्ड नहीं वर्क, तो देयर इज अ वर्क टू बी डन, बस काम खत्म, है ना। देयर इज अ स्टूडेंट टू टीच, देयर इज अ स्टूडेंट टू टीच, एक विद्यार्थी है पढ़ाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ स्टूडेंट टू बी टाउट, 2B + B3 टू बी टाउट, ऐसा हो जाने वाला है ना। बहुत आसान सा था, बहुत ही आसान। चलो, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न, ये बहुत ही मजेदार है सीखने के लिए, तो ऐसा सेंटेंस बिल्कुल इसके जैसा है, तो हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, इट इज इंटरेस्टिंग टू बी लर्नड, 2B + B3 टू बी लर्नड, ऐसे बनाना है। तो जब भी इट इज करके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऐसा कुछ भी रहा, जैसे इट रहा, देयर रहा, तो ऐसे सेंटेंस को हम केवल लास्ट में जो 2 + B1 होता है, बस इसी को हम 2B + B3 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। चलो, सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट से यदि कोई भी क्वेश्चन रहा, लेट हिम प्ले द मैच, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, लेट का लेट ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो हो जाएगा लेट द मैच, उसके बाद बी लिखना है बच्चों, बी क्या लिखना है, बी, तो हो जाएगा लेट द मैच बी, B3 + बाई प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेड बाई, और सब्जेक्ट था हमारा यदि ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, तो यहाँ सॉरी ये जो शुरुआत में है ये लास्ट में हो जाएगा, मतलब लेट हिम प्ले द मैच ऐसा है, तो हो जाएगा लेट द मैच बी प्लेड बाई हिम, लास्ट में ऐसे लिख देंगे, है ना। तो आपका सेंटेंस ऐसा बना, लेट द मैच बी प्लेड बाई हिम। अब बच्चों, आपने यहां तक वॉइस को इस कदर इतनी गहराई से आपने आज सीखा है, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट है तभी हम पैसिव में बनाएंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि आपको ऐसे हो, जैसे कि राम गोज टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है, आपको सोचना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम पैसिव में नहीं बदल सकते। कितनी गहराई में जाकर के हमने एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से सीखा है। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बच्चों, लेकिन ये आपको बहुत ही गहरी नॉलेज देने वाला है, और जो मेरे साथ अभी तक टिके हुए हैं, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली आज के इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, और आज के बाद आपको पैसिव में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। अपना जाकर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उठा के देख लें। इस तरीके से हमने आज सक्सेसफुली वॉइस को खत्म कर लिया है। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास यहीं खत्म किया जाए, मिलते हैं आपको एक नए क्लास के साथ, फिर से ऐसे ही एक नए शानदार वीडियो के साथ, एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और ध्यान रखना है जितने भी ग्रामर के सेक्शन आपने हमसे नहीं पढ़ा है या आपको कहीं डाउट है, तो आप जाकर के जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसे आप जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि टेंसेस पड़ा हुआ है ना। उसके बाद हम जल्द ही आपके सामने नरेशन लेकर के आएंगे, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे साथ, गुरुकुल साथी के साथ। यदि कुछ भी फायदा हुआ हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।